नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। 11 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानने वाले हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिवस के साथ में। आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। शुरुआत होती है 2000 में शुरुआत होती है और इसके अंदर तस्करी संरक्षण अधिनियम 2000 के अंदर आता है और इसके बाद इसमें प्रगति होती है 2007 में। 2007 के अंदर अमेरिकी सीनेट द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और जिसके अंदर 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाने का फैसला किया गया। अब बात करते हैं 2010 के बारे में। 2010 में यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रीय दास्ता तस्करी उन्मूलन दिवस मनाने का आह्वान किया गया और पूरा जो महीना 2010 का था उसको यह दिवस मनाने के लिए घोषित किया गया। राष्ट्रीय दास्ता और तस्करी दिवस और पूरा जो महीना है उस पूरे महीने को क्या किया उन्होंने टारगेट किया। उसके बाद में हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आंकड़े 2022 के। 2022 के अंदर विश्व स्तर पर लगभग 2,25,000 मानव तस्करी से जुड़े हुए केस रजिस्टर्ड किए गए। इस प्रकार की एक रिपोर्ट अभी वर्तमान में जारी की गई। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं तस्करी के, मानव तस्करी के अंदर? उसके अंदर गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, देह व्यापार, इससे जुड़े हुए जितने भी प्रकार के जो अनैतिक करते हैं उन्हीं के द्वारा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको ले जाया जाता है। उसके बाद में बहुत बड़े पैमाने पे वैश्विक स्तर पर इस प्रकार की तस्करी करी जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर की बात करें चाहे अलग अलग देशों के अंदर भी इस चीज को ज्यादा प्रमुखता से और गंभीर मुद्दों के तौर पर इसको लिया गया और उसके बाद में हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाने लगा। भारतीय संदर्भ में देखते हैं कि 1,89,000 मामले 2023 के अंदर दर्ज किए गए जो मानव तस्करी से संबंधित थे। सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर मानव तस्करी से संबंधित मामले दर्ज किए गए? और इसका आंसर होने वाला है तेलंगाना, महाराष्ट्र नंबर 2 पर और नंबर 3 पर आसाम, जहां पर सबसे ज्यादा मानव तस्करी से जुड़े हुए मामले दर्ज किए गए। बड़ी गंभीर समस्या और इसी से निपटने के लिए चाहे राज्य सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें, दोनों ही इस पे गंभीर रूप से यह कह सकते हैं सीरियसली इस पे क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो आज आपने इस दिवस के बारे में जाना कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, इसकी मनाने की शुरुआत वैश्विक स्तर पे कब होती है और भारत के संदर्भ में मैंने जो आपको आंकड़े बताए हैं वो काफी भयावह आपको नजर आते हैं और इस पे ज्यादा से ज्यादा क्या कर अपने को, सरकार को और लोगों को जागरूकता के माध्यम से इस पर काम करने की आवश्यकता है। बहरहाल सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। देखते हैं आप इससे पहले मैं आपको रिवीजन कराता चलूं कि जनवरी माह जो आज 11 तारीख है उससे पहले ऐसे कौन कौन से दिवस थे उनका मैं एक बार रिवीजन करा दूं आपको। 1 जनवरी को विश्व पारिवारिक दिवस, जबकि 2 दिसंबर को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती, जबकि 4 दिसंबर को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है, जबकि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आज जो 11 जनवरी है, 11 जनवरी को हम क्या मना रहे हैं? मानव तस्करी अधिनियम, जिसके अंतर्गत सभी राष्ट्रों की इस प्रकार की समस्या बनी हुई है कि किस प्रकार मानव तस्करी से निजात पाई जा सके। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में भारतीय सेना में कौन सा नया टैंक शामिल किया जाएगा? जिस प्रकार डीआरडीओ तथा स्वदेशी टेक्निक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के हथियारों और डिफेंस टेक्निक पे भारतीय सरकार काम कर रही है और डिफेंस एक्सपो भी वर्तमान में
हर जगह आयोजित किए जा रहे हैं, उसी के संदर्भ के अंदर जो वर्तमान में टैंक भारत के द्वारा यूज करे जाते हैं वो करे जाते हैं, हमने कहां से लिए हैं, सारे के सारे लिए हैं रसिया से। रसिया से हमने इंपोर्ट करे हैं। अब उन टैंक्स के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे कौन कौन से टैंक्स हैं जो रसिया से हमने आयात करे, जो इंपोर्ट करे और उनका अपन यूज कर रहे हैं। और काफी जो लंबी लड़ाई हमने जो लड़ी, चाहे चीन के साथ में लड़ी, चाहे पाकिस्तान के साथ में लड़ी, और अभी जो जितनी भी जो बैटलफील्ड की जो एक्सरसाइज होती है उसके अंदर अपन कौन से टैंकों का यूज करते हैं, उन टैंकों की वानगी मैं आपको बताता चलता हूं कि सबसे पहले टैंक T-55, टैंक T-55 ये रसिया मेड है। टैंक T-90 ये भी रसिया से, इसको भीष्म के नाम से जाना जाता है। टैंक T-72 ये टैंक अजय के नाम से जाना जाता है। और विजेंता टैंक ये भी रसिया मेड है। और लास्ट में है कौन सा, अर्जुन टैंक। अर्जुन टैंक के बारे में हम कह सकते हैं कि भारतीय स्वदेशी टेक्निक निर्मित ये टैंक है जिसका भारतीय सेना वर्तमान में उपयोग कर रही है। लेकिन प्रश्न आपसे अलग और नया पूछा जा रहा है कि अभी जो नया टैंक जो शामिल किया जाएगा उस टैंक का नाम क्या है। आंसर इसका हो जाएगा अथर्व टैंक। जिस प्रकार भारत के अंदर जो 4 वेद, ये कह सकते हैं कि वेद कितने, वेद 4 है। और इसके अंदर हम सबको पता है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों प्रकार के जो हम देखते हैं कि 4 वेद होते हैं, उसी के अंदर जो अथर्ववेद है उसी के नाम पे ये टैंक बनाया गया है। अब इस टैंक की जो है क्या क्या ऐसी स्पेशल जो फीचर्स है वो कौन कौन से हैं। इसकी जो मोबिलिटी की जो स्पीड है वो 57 किलोमीटर पर हार्स की इसकी स्पीड से दौड़ता है। इससे पहले जो टैंक है वो इसकी जो स्पीड हुआ करती थी वो कम हुआ करती थी। अब बात करते हैं कि ये भीष्म से छोटा टैंक T-90 के बारे में बात हो रही है और अजय से बड़ा इस प्रकार का ये एक टैंक है। इसकी साइज के बारे में बात करी जा रही है टैंक T-72 से। इसकी जो स्पेशल जो फीचर्स है उसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण ये है कि ये मिसाइल को दाग सकता है, और साथ में जो कमांडर होता था उसके पास में फायरिंग की ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, उसके साथ में गनर हुआ करता था। और जब कमांडर आदेश दे दिया करता था तब गनर जो है वो टारगेट को हिट करने के लिए इस प्रकार का बटन दबाया करता था। लेकिन इस बार इस टैंक के अंदर इस प्रकार की एक चीज डाली गई जिसके अंदर जो कमांडर होगा वो भी क्या कर सकता है, इसके अंदर फायर कर सकता है। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और साथ में एंटी एयरक्राफ्ट गन ये भी इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। तो ये टैंक वर्तमान में भारत के अंदर इसको बनाया जा रहा है। स्वदेशी निर्मित ये टैंक है और इसके अंदर स्वदेशी टेक्निक का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अथर्व टैंक हाइब्रिड टैंक है जिसके अंदर T-72 की ताकत तथा T भीष्म टैंक की बैरल जो है दोनों का उपयोग इसके अंदर किया जा रहा है। बात करते हैं टैंक T-72 से बड़ा है जबकि टैंक T-90 से छोटा है। मिसाइल दागने में सक्षम और ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ में इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसके अंदर इस प्रकार की सुविधाएं वहां पे बनाई गई हैं। कमांडर फायरिंग फैसिलिटी को इसमें जोड़ा गया है। 57 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ने वाला ये टैंक है। अब बात करते हैं कि भारतीय सेना के अंदर ऐसे कौन कौन से टैंक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अर्जुन टैंक है, भीष्म है, T-72 है, K9 है, वज्र है और विजेंता है। और टैंक T-55 MBT जो है MBT है, मैन बैटल टैंक। MBT का मतलब मैन बैटल टैंक है। ये पहले से भारतीय सेना के द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं। अभी मैं आपको और बताता चलूं, हाई एल्टीट्यूड के अंदर भी इन टैंकों को वर्तमान के अंदर चाइना को देखते हुए वहां पे भी इनको डेप्लॉय कर दिया गया है। इससे पहले ये सामान्यतः रेगिस्तानी एरिया जो होता है जिसके अंदर मैन टू मैन जो वहां पे टैंक टू टैंक जो बैटल हुआ करता था उसी के लिए इसको क्या किया जाता था, उपयोग में लाया जाता था। लेकिन इस बार जो है इन टैंकों को चढ़ा करके चाहे सुदूर जो इलाके हैं, लेह लद्दाख वाला जो दुर्गम इलाके, वहां पे भी इनको डेप्लॉय कर दिया गया है। तो भारत की जो रक्षा क्षमता है वो दिनों प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। हाल ही में किस देश द्वारा या उसकी जो IIT मद्रास, भारत की जो IIT मद्रास द्वारा का नया कैंपस कहां खोला जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा किस देश में IIT मद्रास का नया कैंपस खोला जाएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। तो IIT मद्रास द्वारा इससे पहले तंजानिया में भी
ऐसा कैंपस खोला गया था और उसके बाद में श्रीलंका के अंदर भी ये खोला गया है। अब बात करते हैं कि श्रीलंका के अंदर भारतीय ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां की जा रही हैं, जिसके अंदर अभी हमारी जो हाल ही के अंदर एसबीआई की बैंक शाखा वित्त मंत्री महोदया द्वारा त्रिकोमाली नामक एक शहर श्रीलंका में स्थित, वहां पे एसबीआई की शाखा को वहां पे खोला गया है। अब हाल ही के अंदर श्रीलंका इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि आईएमएफ द्वारा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 337 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता भी श्रीलंका को प्रदान की गई है। और चीन के द्वारा जो डिप्लॉय ऐसे जासूसी जो मालवाहक जो पोत थे, जो श्रीलंका के आसपास जो डेरा डाले हुए थे, उसमें भारत तथा अमेरिका के द्वारा इस प्रकार का प्रतिरोध दर्ज कराए जाने के बाद में 1 साल के लिए जितने भी जो चीनी जो जासूसी जलयान थे उनको वहां से क्या कर दिया गया है, वापिस रवाना चीन के लिए कर दिया गया। ऐसा भी श्रीलंका ने हाल ही के अंदर कदम उठाया है। अब बात करते हैं आईआईटी मद्रास ऐसा क्या कर रही है हाल ही के दिनों के अंदर, जो नवाचार का विषय बने हुए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि एक अमृत टेक्निक है जिसमें पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भी आईआईटी मद्रास ने ही क्या करी, इसको इजाद किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन टूल, जिसके अंदर एक भाषा से दूसरी भाषा में जिसी प्रकार के जो अनुवाद हैं उनको टेक्निक को एक एमओयू के साथ में जोड़ने का कार्य आईआईटी मद्रास और माननीय सुप्रीम कोर्ट के मध्य किया गया है। और बात करते हैं कि हाल ही में आईएमएफ द्वारा श्रीलंका को वित्तीय सहायता 337 मिलियन डॉलर का दिया गया है। और अभी बात करते हैं आईआईटी मद्रास की जो सस्टेनेबिलिटी जो रैंकिंग 2024 थी, जिसके अंदर आईआईटी मद्रास को 344 रैंक मिली है। इससे पहले ये भारत की तीसरी ऐसी आईआईटी है। इससे पहले मुंबई और जो दिल्ली है उनको इससे अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। और आईआईटी मद्रास ने नवंबर 2023 में तंजानिया में भी अपना कैंपस शुरू किया है। उसके बाद में अभी श्रीलंका का जो प्रश्न बना है, जिसके अंदर कैंडी के अंदर श्रीलंका का कैंडी शहर, और कैंडी शहर एक अंतरराष्ट्रीय वहां पे क्रिकेट का स्टेडियम भी जहां पे मैचेस होते रहते हैं, वहां पे आईआईटी मद्रास का नया कैंपस भी वर्तमान में शुरू किया गया है। श्रीलंका की जो राजधानी जो जयवर्धनेपुरा के नाम से जानी जाती है, जबकि आर्थिक जो राजधानी जिसका नाम है कोलंबो। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? 2003 से इसकी शुरुआत होती है गुजरात वाइब्रेंट की, हम सब लोगों को ऑलरेडी पहले से नहीं विदित। और 2024 के अंदर अभी वर्तमान में ये सम्मेलन अभी वर्तमान में अभी चल रहा है। तारीख इसकी हम सब लोगों को पहले से पता, 10 से 12 जनवरी। इसकी अध्यक्षता कौन करी है, मुख्य अतिथि कौन है? तो ये है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये जो यूएई के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसमें शिरकत करी और उसके बाद में उन्होंने अध्यक्षता भी करी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पे 3 दिन के लिए यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एमओयूज भी करे जाएंगे। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो यूएई के राष्ट्रपति हैं, आयोजन इसका 10 से 12 जनवरी गुजरात में किया जा रहा है और भागीदारी के अंदर 34 देश है, 16 संगठन और 136 देशों के जो प्रतिनिधि है इसके अंदर वो भाग लेने वाले हैं। और जो गुजरात मॉडल जो 2003 से जिसकी शुरुआत हो गई थी और 2024 के अंदर ये अपना ये अलग से एक आयोजन कर रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, जो 10 से 12 जनवरी के मध्य चलेगा। अब बात करते हैं हाल ही में भारत के द्वारा यूएई को कच्चे तेल पे जो खरीद करता है उसके अंदर जो रुपयों का जो भुगतान करेगा भारत, पहले होता था डॉलर के अंदर, लेकिन इस बार जो व्यापार विनिमय होगा, जो मनी एक्सचेंज होगी वो किस में होगी? भारतीय करेंसी के अंदर इसको क्या किया जाएगा, हम रुपए में ही क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। ऐसा यूएई के साथ में हमने क्या समझौता किया है। अब बात करते हैं यूएई के अंदर भारतीय पार्क बनाने की योजना भी की गई है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जितने भी प्रकार के जो भारतीय प्रोडक्ट्स होंगे उनको वहां प्रदर्शनी के तौर पे वहां पे रखा जाएगा और लोगों को बताने के लिए इस प्रकार के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा कि भारतीय उत्पाद कितने प्रकार की विशिष्ट श्रेणियों में आते हैं और क्या उनकी गुणवत्ता है। फरवरी के अंदर बात करते हैं 2018 की। 2018 के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इस मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और 2024 फरवरी में आते आते इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका क्या किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। ये भी कहां पे? यूएई के अंदर ही है।
राजधानी इसकी अबू धाबी, और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूद इनके क्या है, वो प्रधानमंत्री है। जबकि राष्ट्रपति है वो मोहम्मद कौन है, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने भी 10 से 12 जनवरी के मध्य जो गुजरात वाइब्रेंट का एक अभी आयोजन स्थल चल रहा है गुजरात के अंदर, वहां पे इन्होंने अध्यक्षता भी इसकी करी है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100 इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत करी है? ईवी व्हीकल्स के बारे में बात हो रही है, और सभी राज्य जिसके अंदर केंद्र सरकार तो है, ये राज्य भी इस प्रकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर ईवी को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए, और जिस प्रकार पर्यावरण में प्रदूषण की जो तादाद है वो ज्यादा बढ़ रही है, उसका परसेंटेज दिनों दिन बढ़ रहा है, और उसी को रोकने के लिए ईवी व्हीकल्स पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है। संदर्भ कहां से पूछा है? राज्य परिवहन निगम कौन सा? असम का। असम का राज्य परिवहन निगम पहली बार 100% बायू कंपनी के साथ में इस प्रकार के एक एमओयू किया है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत करी है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? असम। असम ने इस प्रकार का समझौता किसके साथ में? बायू एक कंपनी, उसके साथ में इस प्रकार का एक समझौता किया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आप देख रहे हैं बायू ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी होगी, और असम राज्य परिवहन निगम तथा एएसटीसी और बिकोजी इकोटेक के सहयोग से ये बायू ऐप लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं कि ईवी व्हीकल्स जिस प्रकार ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा यूज करी जा रही है, उसी के संदर्भ में वियतनाम की कंपनी है जिसने $2 बिलियन का निवेश करने के लिए, अपना प्लांट स्थापित करने के लिए तमिलनाडु के साथ में एमओयू किया है। ये भी हाल ही के अंदर चर्चाओं के अंदर बना हुआ है। अब बात करते हैं असम के बारे में, कुछ अन्य चीजों के बारे में। हाल ही में बंधन जो बैंक है उसने ई ग्रास एक पोर्टल होता है जिसके अंदर राजस्व संग्रह करने के लिए राज्य सरकार के साथ में बंधन बैंक ने इस प्रकार का एक एमओयू भी किया है। राज्य सरकार के द्वारा गुणोत्सव ऐसा प्लान था जिसके अंदर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म भी असम सरकार के द्वारा ही चलाया जा रहा है, जिसके अंदर 40 लाख जो बच्चे हैं उनको इसके अंदर शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं 2023 का जो गुवाहाटी मास्टर्स हुआ था, उसके अंदर महिला युगल के अंदर भारत की 2 ऐसी बैडमिंटन प्लेयर जिनको विजेता घोषित किया गया था, जिसमें अश्विनी पोनप्पा है और उसके बाद में तनिष्का क्रेस्टो है। इन्होंने महिला युगल का खिताब जीता था। और 2023 के अंदर जो गुवाहाटी मास्टर्स ओपन हुआ था, किसके बैडमिंटन के जो टूर्नामेंट्स हुए थे उसके अंदर इन्होंने इस प्रकार का प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री जिनका नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है, जबकि वहां के जो राज्यपाल है जिनका नाम गुलाब चंद कटारिया है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 5। हाल ही में खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? हम लोगों ने सबने देखा कि जिस प्रकार 26 अर्जुन अवार्ड, 2 ध्यानचंद अवार्ड खिलाड़ियों को अभी पुरस्कृत किया गया, और उसी की श्रेणी के अंदर पूछा जा रहा है कि उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो शिष्यों को उनकी कला के अंदर क्या करते हैं? निपुण करते हैं। जिस प्रकार महाभारत के अंदर देखा कि कौरव और पांडवों को जिस प्रकार से धनुर्विद्या के अंदर जो निपुण करने का कार्य द्रोणाचार्य ने किया था, उन्हीं के ही नाम पे इस प्रकार का एक पुरस्कार भी चलाया जा रहा है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, जो कोच होते हैं, उनके अनूठे कार्य और जो उनके खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त करते हैं, इसलिए उनको भी इस पुरस्कार से, किससे? द्रोणाचार्य पुरस्कार से उनके जो कार्य है उनको एक्नॉलेज करने के लिए इस प्रकार का पुरस्कार देने की शुरुआत 1985 में होती है, जिसमें 15 लाख रुपए का उनको क्या दिया? नगद राशि प्रदान उनको की जाती है। हर साल सामान्य तौर पे 5 ऐसे जो कोचेज होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब बात करते हैं महावीर सैनी है, इनको भी एथलेटिक्स से है, तो इनको भी क्या है? अभी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ललित कुमार है, जिनका संबंध किससे? मुक्केबाजी से है। इनका संबंध है किससे? सॉरी माफ कीजिएगा, मुक्केबाजी नहीं, कुश्ती से है। जबकि गणेश जो प्रभाकरन है, जिनका किससे? मलखंब से इनका संबंध है, इनको भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन ये 3 यहां ध्यान रखने की बात यह है कि 3 ऐसे खिलाड़ी हैं, जबकि दिया कितने को गया? 5 को गया। तो पहले बात इसका जो आंसर होने वाला है वो तो होने वाले उपरोक्त सभी। अब मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से और बताने वाला हूं कि ऐसे 2 और कौन से ऐसे खेल प्रशिक्षक थे जिनको भी इस पुरस्कार से नवाजा गया। महावीर सैनी एथलेटिक्स में है, जबकि ललित कुमार कुश्ती में है, गणेश प्रभाकरन मलखंब में है, जबकि आरबी रमेश शतरंज से तथा शिवेंद्र सिंह हॉकी से हैं। इन 5 लोगों को इस बार
2023 का जो प्रदर्शन था उसके आधार पे 2024 के अंदर कल ये पुरस्कार इनको दिए गए थे। अब इस पुरस्कार की राशि 15 लाख और इसकी शुरुआत होती है कब? 1985 में होती है। और पहली बार जो 3 ऐसे खिलाड़ी थे जो उसके बाद में खेल प्रशिक्षक बने, उनको यह पुरस्कार दिया गया था। भालचंद्र भास्कर कुश्ती में, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी में, और उसके अलावा OM नाम्बियार जिनको एथलेटिक्स के अंदर खेल प्रशिक्षक के तौर पे सबसे पहली बार 1985 से 85 में इस प्रकार के पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया गया। अब बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की। अर्जुन अवार्ड के बारे में कल हमने जो सेशन करा था उसके अंदर देखा था कि मोहम्मद समी दिव्य कीर्ति राठौड़ जिनको अर्जुन पुरस्कार उनको मिला है अलग अलग खेलों की वजह से। तो ऐसे 26 खिलाड़ी थे, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एम खानविलकर की अध्यक्षता के अंदर जो चयन समिति हुई थी उसी के द्वारा कुछ ऐसे सदस्य और थे, ये जूरी थी, और जूरी की अध्यक्षता किसने करी थी? पूर्व जो न्यायमूर्ति हैं जिनका नाम एम खानविलकर, उनकी अध्यक्षता के अंदर इनका चुनाव किया गया था। उसके बाद में 26 अर्जुन पुरस्कार के लिए, 5 द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए, जबकि 2 है वो ध्यानचंद के लिए। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी 2 ऐसे खिलाड़ी जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, उनको भारत का सबसे सर्वोच्च जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से उसको जाना जाता था, वर्तमान में उसका नाम चेंज करके बदल करके और क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से कर दिया गया। तो वो उन 2 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस देश से आने वाली जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है? अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है कि जिस देश के अंदर सामान सस्ती दरों पे बन जाता है, उसके बाद में गंतव्य स्थान पे जो निर्यात वाले देश है वहां पे ज्यादा से ज्यादा सामान भेजा जाता है। इससे क्या होता है? इससे जिस प्रकार मैं आपको उदाहरण देकर के बताता चलूं कि चीन के अंदर जिस प्रकार माल बनता है वो क्या कम कीमत पे बनता है, जबकि भारत के अंदर जो कीमत है उसकी क्या होती है? थोड़ी ज्यादा होती है। इसलिए भारतीय जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भारत के अंदर ज्यादा महंगे बिकते हैं, और चाइना के जो माल है वो भारत के अंदर क्या आता है? सस्ता आता है, और जिसकी वजह से भारतीय जो बाजार है वो क्या हो जाता है? गर्त में चला जाता है, वो नीचे चला जाता है, और आयात ज्यादा हो जाता है इसकी वजह से, और निर्यात क्या हो जाता है? कम होता है। और बहरहाल जो भारत है वो सबसे बड़ी चिंता से इसी से गुजर रहा है कि भारत चीन से सबसे ज्यादा आयात करता है, जबकि उसके मुकाबले जो निर्यात है वो मामूली ही होता है, और इसकी वजह से जो व्यापार का जो आधिक्य होता है वो चाइना का ज्यादा है भारत से। और भारत की जो मुद्रा है जिसमें डॉलर के साथ में जो व्यापार करते हैं, तो भारत की जो विदेशी मुद्रा है उसका भंडार, उसके अंदर चीन के साथ में जो हम आयात करते हैं उस पर ज्यादा हिस्सा वहां चला जाता है। बहरहाल आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जिप्सम बोर्ड के लिए टाइल्स पर एंटी डंपिंग जो ड्यूटी लगाई गई है वो किन किन देशों के साथ में लगाई गई है? तो चीन तो है ही है, इसके साथ में एक नाम और जुड़ गया है, ओमान और चीन दोनों एक ऐसे देश है जहां पे एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत सरकार के द्वारा लगाई गई है। जो इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है ए और बी, बोथ ए एंड बी। इसके लिए 25 से लेकर के 45% तक की एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत सरकार के द्वारा लगाई गई है। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। ओमान और चीन के लिए लगाई गई। बाजार में कम कीमत वाले सामानों को डंपिंग होने वाले संभावित नुकसान से बचाने के लिए इस प्रकार के एंटी डंपिंग ड्यूटी सामान्यतः लगाई जाती है। अब बात करते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है। काउंटर वेलिंग उन वस्तुओं पर लागू होती है जिनके मूल देश में सरकारी सब्सिडी उनको क्या हुआ है? लाभ हुआ है, जिसका उदाहरण मैंने आपको चाइना के माध्यम से बताया, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतें सामान्य से क्या हो जाती हैं? काफी कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे सब्सिडी मिलती है, जिसकी वजह से सरकार जब जिस प्रकार सब्सिडी देती है तो उस जो माल जो बनता है उसकी कीमत कम हो जाती है। अब बात करते हैं 2022-23 का जो व्यापार हुआ है उसके बीच के अंदर भारत में आयात जो है वो 98.5 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर का आयात रहा है, निर्यात की बात नहीं हो रही है, और ये ज्यादा है। अब बात करते हैं कि चीन के ऐसे कौन से 3 प्रोडक्ट्स हैं जिसपे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, जिसके अंदर व्हील लोडर, जिप्सम टाइल्स और औद्योगिक लेजर मशीनरी, इन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। अब बात करते हैं कि चीन का जो जिप्सम बोर्ड आता है उस पे हमने लगाई है 35% की ड्यूटी, जबकि टाइल्स पे लगाई है हमने 45%, कमोबेश। ओमान के साथ में इस प्रकार की चीजें थोड़ी कम हुई है, कह सकते हैं कि परसेंटेज थोड़ा कम है। जहां पे जिप्सम बोर्ड पे चाइना के साथ में 35% लग रहा था, वो यहाँ पे कितना लग रहा है? 25% की ड्यूटी लगी है ओमान के साथ में जिप्सम बोर्ड पे। जबकि ओमान से आने वाले जिप्सम टाइल्स पे जहां पे चाइना के साथ में हम कर रहे थे 45% की बात, जबकि यहां पे कर रहे हैं 35% की बात। तो आप देख रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से कि ओमान और चाइना के साथ में इस प्रकार की भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है।
चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? और इसका आंसर होने वाला है कौन सा? जर्मनी। जर्मनी ने पोलैंड को हरा करके 2-1 से पोलैंड को हरा करके और इस खिताब को अपने नाम किया। ये दूसरा संस्करण था। पहले इसका जो संस्करण का जो विजेता था वो कौन सा था? अमेरिका था। और उसके बाद में दूसरा संस्करण किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है, पोलैंड को हरा करके 2-1 के स्कोर से। अब बात करते हैं कि इस साल या कह सकते हैं 2023 का साल जर्मनी के लिहाज से किस प्रकार रहा। तो देखते हैं कि पोलैंड को 2-1 से हरा करके आयोजन इसका 29 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक मध्य चला था। और इसका जो मेजबान जो देश था जिसका नाम है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस प्रकार के मुकाबले खेले गए थे। 2023 का जो विजेता था वो यूएसए था। अब बात करते हैं 2023 का जो हॉकी विश्व कप खेला गया था भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर स्टेडियम के अंदर। जितने भी भुवनेश्वर जो उड़ीसा की जो राजधानी, वहां पे सारे मैचेस ये खेले गए थे। और फाइनल जो इसका हुआ था वो कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। वहां पे जर्मनी ने बेल्जियम को हराते हुए पहली बार तो किस बार? जब फीफा अंडर 17 जो कप है उसको जीता। जबकि हॉकी विश्व कप विजेता जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया। इसके अलावा अब हाल ही के अंदर जर्मनी इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि दृष्टि बाधित उपकरण तैयार करने के लिए, निशानेबाजी के लिए करने वाला वो देश भी कौन बना है? वो जर्मनी बना है। जर्मनी का इंटेल के साथ में $32.8 बिलियन का चिप लॉन्च का समझौता भी हाल ही के अंदर किया गया है। जर्मनी के अंदर जिस प्रकार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनेक देशों के अंदर होते हैं, वहां पे वो नहीं होते, वहां पे चांसलर होता है। इससे पहले अंजेला मर्केल थी, वो वहां के चांसलर हुआ करती थी, महिला लेडी थी। और इस बार के जो चांसलर है जिनका नाम है ओलाफ स्कोल्ज, वो वहां के वर्तमान में क्या है? ये चांसलर है। और दूसरा जो संस्करण हुआ था इसके अंदर इस बार जर्मनी ने खिताब अपने नाम किया है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस कंपनी के सहयोग से भारतीय सेना के लिए नई राइफल उग्रम का निर्माण किया है? इससे पहले AK-203 असोल्ट 203 का निर्माण अभी प्रक्रियाधीन था, लेकिन वर्तमान में इसका जो प्रोडक्शन है उसको रोक दिया गया है। और वर्तमान में उग्रम जो मशीन है उसका निर्माण अभी किया गया है। मशीन का मतलब ये राइफल है और उसका निर्माण वर्तमान में किया जा रहा है। ये 4 केजी से कम एक राइफल भारतीय कंपनी DVIPA आर्मर इंडिया के साथ में इस प्रकार के एक समझौता हुआ है। उसके बाद में इस राइफल का निर्माण करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब इसकी खासियत के बारे में मैं आपको बता दूं, 4 केजी से कम इसका वजन है। बात कैलिबर की करते हैं तो 7.62 mm इंटू 155 mm का इसका कैलिबर है। 500 मीटर तक इसकी रेंज है। और ये सिंगल शॉट और रैपिड फायर, सिंगल शॉट और रैपिड फायर दोनों ही ये कर सकती है। और भारत की स्वदेशी कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता चलूं कि भी वर्तमान में भारतीय सेना के द्वारा कौन कौन सी राइफल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 7.62 mm, 5.56 mm जिसको इंसास के नाम से जाना जाता है, और ये SLR सेल्फ लोडिंग राइफल 7.62 mm SLR, जबकि 5.56 इंसास। इसके अलावा AK-47 और इस प्रकार की राइफल का वर्तमान में जो सैन्य शस्त्र है वो इस प्रकार का उपयोग कर रहे हैं। और अभी एक जो समझौता भी हुआ था AK-203 का, वो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इस पे ज्यादा काम अभी तक नहीं हुआ है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? DVIP आर्मर इंडिया। इसके बारे में कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं। डीआरडीओ द्वारा निजी कंपनी DVIP आर्मर के इंडिया के साथ में सहयोग से उग्रम राइफल का निर्माण किया जा रहा है। 20 राउंड मैगजीन की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी? 20 राउंड वाली होगी। और सिंगल शॉट होगी और ऑटोमेटिक मोड में भी चलने वाली मशीन गन होगी। 7.62 51 mm कैलिबर की राइफल होगी। वजन 4 किलो से कम होगा। रेंज इसकी 500 मीटर होगी। अब बात करते हैं कि वर्तमान में इस प्रकार की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम सब लोग देख रहे हैं कि 2 साल के आसपास एक युद्ध जो चल रहा है वर्तमान में रसिया और यूक्रेन के मध्य, जिसकी वजह से रसिया से जो आने वाला जो आयात हम करते हैं AK-203 राइफल का, उसमें क्या हो गया, थोड़ी प्रोजेक्ट शुरू होने में थोड़ी सी देरी हो गई है। और जिसकी वजह से ARD द्वारा उग्रम जो राइफल है उसको लॉन्च किया गया है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9।
भारतीय फिनटेक फोन पे ने हाल ही में अपने अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया, जिसका नाम है कितना, रितेश पाई। रितेश पाई को इस प्रकार का सीईओ अभी फोन पे ने नियुक्त किया है। फोन पे की शुरुआत कब होती है? फोन पे डिजिटल लेन देन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म में से एक फोन पे है, पेटीएम है, और भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर 1 रुपए का भी अगर ट्रांजैक्शन करते हैं डिजिटल, जो वर्ल्ड के अंदर किसी देश के अंदर नहीं किया जाता, वो फोन पे, पेटीएम, गूगल के द्वारा किया जाता है। तो सबसे बड़ा अगर डिजिटल लेन देन अभी किसी जगह पे अधिक मात्रा में हो रहा है, उस राष्ट्र का नाम भारत है। वहीं से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2016 के अंदर फोन पे ने इस प्रकार का डिजिटल ट्रांसफर पैसों का इसने शुरू कर दिया था। इस प्रकार का प्लेटफॉर्म जो है उपभोक्ताओं को उन्होंने उपलब्ध करा दिया था, और इसी के लिए रितेश पाई उनको वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के सीईओ के रूप में इनको नियुक्त करा है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। रितेश पाई इससे पहले टेरापे में उत्पादों और समाधानों के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे थे। फोन पे द्वारा इंडस जो ऐप स्टोर है डेवलपर, उसको लॉन्च अभी वर्तमान में करा है। फोन पे की शुरुआत होती है 2015 में, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु के अंदर है, और मूल संगठन क्या है इसका, वॉलमार्ट है, उसी का क्या है ये छोटा सा भाग है। अगस्त 2016 से इसका यूपीआई द्वारा पैसे ट्रांसफर करने का कार्य करा जा रहा है। वर्तमान में भारतीय जो 11 भाषाएं हैं उसके अंदर इस प्रकार का ऐप वर्तमान में काम कर रहा है। ये आपने बहुत सारे ऐसे जो तथ्य थे वो फोन पे के बारे में आपने जाने। चलिए जानते हैं आज के दिवस का सेकंड लास्ट प्रश्न। हाल ही में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होने वाला है नासिक। नासिक के अंदर 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो आयोजन है वो नासिक में किया जाएगा। नासिक भारत की सबसे बड़ी प्याज मंडी के नाम से भी जाना जाता है। नासिक के प्याज के बारे में हम सब लोगों को पहले से विदित, और वहां पे सबसे ज्यादा जो लिकर है, जो शराब है, वो भी यहीं पे बनाई जाती है, जिसके अंदर विस्की का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा नासिक में ही होता है। और नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम मुंबई, और नासिक उसका एक बहुत बड़ा शहर। तो वहां पे 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव अभी वर्तमान में इसका एक जो है वो सम्मेलन किया जा रहा है। 12 से 16 जनवरी तक चलने वाला इस प्रकार का सम्मेलन नासिक में किया जाए। शुरुआत इसकी 1995 में होती है, और 27वां संस्करण इसका है, जिसके अंदर 88,000 से अधिक स्वयंसेवक द्वारा विभिन्न गतिविधियों में क्या ली जाएगी, भागीदारी की जाएगी माई भारत अभियान के द्वारा। अब बात करते हैं कि हाल ही के अंदर सकल घरेलू उत्पाद के अंदर जिस प्रकार राज्यों का जो अनुपात देखा गया, उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर जीडीपी के अंदर किसी का भाग नजर आता है तो महाराष्ट्र का आता है, और महाराष्ट्र की जो हिस्सेदारी है वो कितनी, 15.7% है। जबकि नंबर 2 पे रहा था 9.2% के साथ में नंबर 2 पे रहा था यूपी नंबर 2 पे रहा था। भारत की पहली तो नहीं कह सकते, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी जिनका नाम है रश्मि शुक्ला, उनको भी वर्तमान में पदस्थापित वहां पे किया गया। भारत की सबसे बड़ी प्याज मंडी वो नासिक के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा अभी वर्तमान में कुणबी जाति के लिए भी महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रकार का एक इनिशिएटिव लिया, जिसके अंदर रिकॉर्ड ट्रेसिंग के लिए मिशन मोड भी चलाया गया, क्योंकि जो आदिवासी जनसंख्या जो कुणबी है वो कहां पर निवास करती है, उसके लिए उन्होंने एक रिकॉर्ड ट्रेसिंग के लिए मिशन मोड कार्यक्रम का भी वहां पे शुभारंभ किया गया था। तो ये प्रश्न आपने जाने। समर्थ भारत युवा सशक्त भारत की शुरुआत है वो 12 से 16 जनवरी 2024 के मध्य की जाने वाली है, जिसके अंदर 88,000 से अधिक स्वयंसेवक इसके अंदर भाग लेने वाले माई भारत अभियान के तहत, और कुछ और चीजें जो मैंने आपको इस प्रश्न के माध्यम से बताई हैं। चलिए जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। और अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है, और जिनका नाम है कौन सा, गैब्रियल अटल। मात्र 34 साल के 34 साल की युवा, इससे पहले वो शिक्षा मंत्री के तौर पे भी कार्य कर रहे हैं, और उनको अभी प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। और एमुअल मैक्रो वो वहां के राष्ट्रपति हैं। गौरतलब ये है कि 2024 के अंदर जो गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे भी उनको आमंत्रित किया है। किसको, फ्रांस के राष्ट्रपति को। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। गैब्रियल अटल के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री जिनकी उम्र कितनी है, 34 वर्ष है।
इससे पहले कौन से हुआ करते थे? लॉरेट फैबियस थे, जो 1984 के अंदर 37 साल की उम्र के वो क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। वर्तमान में शिक्षा मंत्री के तौर पे कार्यरत है। और राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन है, वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जो 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की जो यहाँ पे परेड होगी उसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? उपराष्ट्र के राष्ट्रपति होंगे। भारत और फ्रांस के साथ में बहुत सारे संयुक्त सैन्य अभ्यास करे जाते हैं, जिसमें एक होता है कौन सा? शक्ति अभ्यास। शक्ति अभ्यास जो है वो भारत के साथ में फ्रांस काफी सालों से करता हुआ आ रहा है। इसके अलावा फ्रांस कौन कौन से कर रहा है? प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के अंदर 6 ऐसी कुंडली बनी है जो फ्रांस के सहयोग से बनी है। तो आज के सेशन में सब बस इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।